हमारे साथ हैं भारत की पूर्व हॉकी कप्तान ऋतु रानी। ऋतु जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू ऋतु, सर, ये थैंक हॉकी का सफर शुरू कैसे हुआ? यू। एक्चुअली बहुत छोटी थी उस टाइम मैं, मतलब हॉकी के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि हॉकी कोई गेम होती है। तो मेरा ब्रदर है वो भी हॉकी प्लेयर है, तो उसने मेरे से पहले खेलना शुरू किया था। तो उसको बहुत शौक था हॉकी खेलने का, वो मेरे पापा के पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे को ग्राउंड लेके जाओ, ग्राउंड लेके जाओ। तो फिर मेरे पापा ने बोला ठीक है, एक दिन वो उसको ले गए और वो उसने खेलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमारे जो कोच हैं सरदार बलदेव सिंह जी, तो वो एक बार हमारे स्कूल में आए। तो कौन सा उन्होंने स्कूल था और कौन सा शहर? उस टाइम पे तो दूसरे स्कूल में थी मैं, डीएवी स्कूल है हमारे शाहबाद मारकंडा में। तो वो वैसे वहाँ पे देखने आए थे कि मुझे गर्ल्स रखनी है हॉकी के लिए, तो वो देखने आए। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम भी शाम को ग्राउंड आना, कोई हॉकी खेलना चाहता है। मैंने वैसे मना कर दिया था, पर उनको पता था कि इसका ब्रदर खेलता है, तो तुम भी शाम को आना ग्राउंड पे। तो मैं गई नहीं पहले दिन। तो जब मैं नहीं गई तो सर ने उसको निकाल दिया बोले जब तेरी बहन आएगी तभी तेरे को रखूंगा। तो वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि तुम चलो चलो चलो। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, उसके लिए मैंने हॉकी शुरू की। तो आज वो भी सोचता है कि शायद कि मैंने तेरे को शुरू कराया था और मैं इस लेवल पे पहुंच गई। वो भी खेला, नेशनल लेवल तक खेला, पहले उसको जॉब भी बीएसएफ में जॉब भी मिला। बट ये है कि उससे ज़्यादा मतलब लेवल पे मैं खेली हूँ, तो उसको ये चीज़ खुशी होती है कि मेरी वजह से चलो इसने हॉकी खेलनी शुरू की। उसके बाद से लेके आज तक हॉकी ही खेल रहे हैं। ऋतु, ये जब आपने पहली बार आप ग्राउंड में गए, तब आपकी उम्र कितनी थी? हाँ सर, 8-9 साल। मतलब 8-9 साल में पहली बार आपने हॉकी पकड़ी, और उसके बिल्कुल। बाद कोच ने क्या कुछ आप में देखा, और उसके बाद सबसे पहला ब्रेक आपको बड़ा कहाँ मिला? एक्चुअली उन्होंने मतलब सर मतलब गर्ल्स के लिए वो करना चाहते थे, मेनली उनका फोकस गर्ल्स पे था। तो उन्होंने हमें काफ़ी बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी हमारी उस टाइम पे। मतलब ये लगा लो कि एक तरह से वो लड़कों की तरह ही हमें ट्रीट करते थे। तो धीरे धीरे हमने जैसे हॉकी सीखना शुरू किया, और हमारे ग्राउंड पे जैसे उन्होंने वो लगाया हुआ था, जैसे रस्सा डालते हैं ना उस पर, तो उस पर चढ़ना होता है। जैसे हमारे आर्मी में भी जैसे हम लोग वो ट्रेनिंग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस पर पहले पहले चढ़ेगा, तो अगर जिसने पूरा चढ़ लिया तो उसको मैं हॉकी दूंगा। कंपोजिट स्टिक दी थी उन्होंने उस टाइम पे। तो हम लोग लक्कड़ से खेलते थे, हमें पता भी नहीं था कंपोजिट स्टिक होती क्या है, पर ये पता था कि वो लक्कड़ से अच्छी है। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार वो पूरा चढ़ा और मेरे को पहली बार वो हॉकी मिली। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे लिए मतलब एक ऐसा टाइम था कि चलो मुझे वो चीज़ मिली, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत महंगी स्टिक्स हैं, आज तो डबल महंगी है, उस टाइम भी महंगी थी, हम ले नहीं सकते थे। तो उसके बाद जब मैंने इंडिया कैम्प में थी, तो मैं आई थिंक 8th क्लास में थी, और मैंने इंडिया को 14 साल की उम्र में मैंने सीनियर वर्ल्ड कप खेला था। तो वो सबसे बड़ी मेरी आज तक की मतलब वो अचीवमेंट है एक, जो मेरा स्टार्टिंग था। मतलब मेरी फर्स्ट टूर ही था वो सीनियर टीम में, और वो सीनियर वर्ल्ड कप था अंडर 14 एज में। ऋतु जी, आप जिक्र कर रही थी कि आपका पहला बड़ा ब्रेक जो है वो इंटरनेशनल हुआ। बताइए, ये कैसे हो गया? मैंने फर्स्ट जूनियर में खेला था, तो मेरा फर्स्ट टूर था उस टाइम में जूनियर टीम में 2006 में। तो मैंने उसमें ही मैं कैप्टन थी, वो मेरा फर्स्ट टूर था और फर्स्ट में ही मैं कैप्टन थी। और हम लोग जापान में खेलने गए थे, वहाँ पे काकामिका हरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो उसमें हम लोग का गोल्ड आया था। तो वो मेरा फर्स्ट टूर था। उसके बाद सेकेंड टूर मेरा 2006 में ही सीनियर वर्ल्ड कप था। तो वो बहुत मतलब ये लगा लो कि उस टाइम पे बहुत मेहनत की हमने, जो बचपन से हमने इतनी मेहनत की, तो वो हमें वहाँ जाके मिला भी। मैं अगर हम मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे मतलब कोचिज़ का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है हम लोगों को, और आज भी वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऋतु, एक बात बताएं कि इतनी छोटी उम्र में नेशनल टीम में आना, हर आदमी का वैसे सपना होता है। जो भी प्लेयर होता है उसका एक ही सपना होता है कि भारत की जर्सी पहने। छोटी उम्र में आपका यह सपना पूरा हो गया। तो एक तो ये कि क्या आपको उम्मीद थी, दूसरा जब ये पूरा हुआ तो कैसा लगा? बिल्कुल सर, ऐसा पता तो नहीं था कि इस लेवल पे पहुंचेंगे, बट ये चीज़ थी कि हमने ग्राउंड पे वो चीज़ देखी थी। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे, हम उनको देख के हमें होता था कि वो जिस लेवल पे जो वो खेल रहे हैं, क्योंकि देखो सारी सारी चीज़ें वहाँ, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। हम जब इंडिया कैंप में जाते हैं वो चीज़ें हमें पहले नहीं मिलती। तो हमने उनसे वो चीज़ें, उनको देख के हमने वो सीखा कि वो लोग कैंप्स में जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि जब मैंने भी खेला, मेरे साथ बहुत सीनियर प्लेयर्स खेले हैं, तो एक डर भी होता है कि इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे ग्राउंड से तो 6-7 प्लेयर होते ही थे इंडिया टीम में, मतलब प्रेजेंट में जो टीम खेली उसमें होते ही थे 6-7 प्लेयर। तो उनको देख देख के हमने ये लेवल लगा लो कि हमने वो उनको देख के ही अचीव किया, ये अचीवमेंट उनकी वजह से ही है। और बाकी मतलब
बिल्कुल आया कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा इस लेवल तक पहुंचेंगे, इतना लंबी हॉकी खेलेंगे। बट ये वहाँ जाके हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी, कैंप में जाके हमने बहुत कुछ सीखा जो हम बेसिकली अपने ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं सीख सकते। वहाँ जाके हमने बहुत सीखा और उसी की वजह से हम इतना लंबा हॉकी खेल पाए। 2006 में जब आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ तो सबसे पहले या किन 3 4 5 लोगों को आपने हृदय से जिनके प्रति कृतज्ञता जाहिर की कि ये लोग शायद ज़िंदगी में ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती? सर बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी फैमिली है, मेरे ब्रदर है। अगर वो मेरे को बोलता नहीं तो शायद मैं वहाँ तक पहुँचती ही ना मैं वो हॉकी खेलती, ना मैं चूज़ करती हॉकी को। तो और बाकी मेरे कोच जो सरदार बलदेव सिंह जी, उनका भी, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स रहे हैं सब, सुरिंदर कौर थे उस टाइम, सुमन दीदी, सुमन बाला थे, राजविंदर कौर थे, जसजीत कौर थे, मतलब बहुत नामी प्लेयर रहे हैं वो। तो शायद हमें लगता है कि अगर हम उनको नहीं देखते तो हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। तो मैं उनका स्पोर्ट्स में ऐसा मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, हो सकता है सचिन तेंदुलकर को कॉपी हाँ करते जी, हो। हाँ सचिन जी। तेंदुलकर कहते हैं कि हम गावस्कर से इंस्पायर हुए थे। जब आपने हॉकी शुरू की और बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे, कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया था? बिल्कुल, मतलब जैसे हमारे ग्राउंड से है सुरिंदर कौर दीदी, उनको मतलब मैं रोल मॉडल मानती हूँ अपना। उनको मैंने देखा है, उनकी जैसी हॉकी मैंने आज तक नहीं देखी कि उनकी तरह कोई खेलता है। तो पहले तो वही थे, और जसजीत कौर हैं, उन्होंने मतलब सारे सीनियर प्लेयर्स थे उस टाइम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हेलन मैरी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। टेटे दी, समुराई टेटे दीदी, और संघाई दीदी, टिंगू दीदी, मतलब उस टाइम पे ये लोग खेलते थे। तो आज हम उनको देखते हैं, वो हम ये चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते कि हमने उनके साथ खेला है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। ऋतु, दो चीज़ें होती है स्पोर्ट्स में। कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक स्पोर्ट में जाने के लिए एक जन्मजात प्रतिभा भी होती है। खिलाड़ी बहुत बार पैदा भी होता है, हाँ यानी जी। कुछ स्किल तो जन्मजात किसी में होते हैं कि कोई पर्टिकुलर खेल में कोई आदमी सच में बहुत अच्छा होता है। उसी खिलाड़ी को हो सकता है, आपको हो सकता है क्रिकेट खिला दें तो शायद हाँ आप जी, हाँ अच्छा जी। ना खेल पाए, हो सकता है आप में हॉकी की प्रतिभा रही हो। तो एक तो ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ें उस खिलाड़ी के साथ या उस बच्चे के साथ जन्मजात आती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से एक खिलाड़ी बनता है। आप क्या मानती हैं? बिल्कुल सर, मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि जो अगर हम अच्छा, मैं अच्छी प्लेयर रही हूँ तो मेरी बेटी भी शायद अच्छी प्लेयर रहेगी, मतलब ये चीज़ हम कह नहीं सकते। पर अगर हम उतनी मेहनत करेंगे, हम मेहनत से ही वो चीज़ अचीव करते हैं। क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि हम हॉकी खेलेंगे। हमारे शाहबाद में हॉकी सबसे ज़्यादा है, मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से कोई भी हॉकी प्लेयर ना हो शाहबाद में। आज के टाइम में भी ना, वहाँ पे 200 150 200 बच्चा ग्राउंड पे होता है। और कितने बच्चे इंटरनेशनल खेल रहे हैं वहाँ और से? बहुत ज़्यादा इंटरनेट, बहुत ही ज़्यादा, और कितने अर्जुन अवार्ड रहे हैं, और कितने कप्तान रहे हैं वहाँ से, मतलब चाहे आप मेंस में लगाओ, वुमेंस में लगाओ। दो चार नाम तो हाँ आपको जी, बता ही दीजिए। सरदार अपने संदीप जी हैं, है ना, संदीप सिंह जी, वो रहे हैं कप्तान। जसजीत कौर, सुरिंदर कौर, तो बहुत अभी भी चलो प्रेजेंट में अपने जैसे रानी रामपाल थी, फिर नवनीत कौर अभी वाइस कैप्टन में चल रही। तो वहाँ से कोई ना कोई रहा ही है। तो मुझे लगता है कि हमारी शायद शाहबाद की मिट्टी में ही है कि हॉकी प्लेयर्स वहाँ से और ज़्यादा पैदा होंगे, हमें लगता है इन फ्यूचर में। फिर इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शाहबाद में ऐसा क्या खास है, क्या कारण रहे कि हॉकी की इतनी बड़ी परंपरा वहाँ थी, अभी भी है? एक्चुअली शुरू तो सरदार बलदेव सिंह ने उन्होंने ही किया है। उन्होंने उस टाइम इतनी मेहनत की है कि उनके पास पहले उनके पास बॉयज़ थे, वो बॉयज़ को ट्रेनिंग कराते थे, फिर उन्होंने गर्ल्स, फिर उन्होंने उसके बाद गर्ल्स शुरू की है। तो गर्ल्स में उन्होंने बहुत अचीव किया, लड़कों में भी और लड़कियों में, सब स्टूडेंट उन्हीं के ही रहे हैं। शाहबाद से एक ही ग्राउंड रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि जितनी मेहनत उन्होंने की है, उनके साथ उतनी मेहनत प्लेयर्स ने की है। और ग्राउंड भी उन्होंने खुद अपने हाथों से, बच्चों मतलब सब ने, सीनियर प्लेयर्स ने खुद बनाया है। मतलब वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद आज वो चीज़ हमने अचीव की है। ऋतु, पंजाब में हॉकी का एक बैकग्राउंड रहा और पंजाब से माना जाता है कि हमारी आधी टीम तो वहीं से बनती है भारत की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बीते दिनों या यूँ माने कि पिछले 10-12 सालों से एक तो उड़ीसा ने भी हॉकी में बहुत काम किया, वहाँ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा। इसके अलावा चेन्नई भी, वहाँ भी हॉकी के अच्छे ग्राउंड्स हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, बिहार में बिहार कितना आ अच्छा गया, हाँ जी, टूर्नामेंट हाँ हुआ जी, है, बिल्कुल सर। और कर्नाटक में भी थोड़ा हॉकी का बेस है। मध्य प्रदेश में भी हॉकी को लेकर अकेडमी से बहुत अच्छा काम हुआ है। अब थोड़ा बहुत यूपी में भी होने लगा है। तो धीरे धीरे हॉकी का बेस, और ख़ास तौर पर लड़कियों की हॉकी काफ़ी जगह होने लगी है। हाँ तो जी। इससे शाहबाद को कोई
खतरा तो नहीं है? नहीं सर, खतरा भी क्यों होना है, चलो कहीं से भी प्लेयर निकले, ये नहीं है कि हमारे शाहबाद से ही निकले, हम तो ये कहेंगे हर स्टेट से, हर गांव से प्लेयर निकले, बस ये है हॉकी ऊपर जानी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी प्लेयर हो जो उसको जितनी हाइट तक लेके जा सकता है उसको लेके जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ज़रूर था कि हरियाणा पंजाब थोड़ा सा नाम था कि वहाँ से प्लेयर्स बहुत होते थे, लेकिन आज ये सिर्फ चेंज हुआ है तो गवर्नमेंट की वजह से ही चेंज हुआ है। उन्होंने अगर सपोर्ट किया, अगर उड़ीसा सपोर्ट ही ना करता तो शायद वहाँ से प्लेयर नहीं निकल पाते। हमने खुद देखा उन लोगों को कि उनको कुछ नहीं मिलता था, हमें फिर भी हमें गवर्नमेंट 5 लाख रुपए, अगर हम एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ में मेडल उस टाइम पे ला रहे थे तो हमें इतना मिलता था, पर इन गवर्नमेंट लोगों जॉब को तो मिलती मिला थी। ही नहीं था, और गवर्नमेंट जॉब हमें स्टेट से मिलती थी, तो ये चीज़ें इनको उस टाइम नहीं मिली थी। पर आज हमारी वो लड़कियां स्टेट में ही, उड़ीसा स्टेट में ही जॉब कर रही हैं, मतलब ये एक, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनको। और आप ये देखोगे कि इतने प्लेयर्स को वहाँ से अवार्ड भी अब मिले हैं, पहले कुछ प्लेयर्स रह भी गए, क्योंकि टीम गेम में ये चीज़ें रह जाती हैं, सबको नहीं वो चीज़ मिलती, पर ये है कि अगर सपोर्ट रहती है तो प्लेयर ज़रूर लाइफ में अच्छा करता है। ऋतु, हॉकी में अब एक देश की रुचि जागृत हुई है और लगने लगा है कि हॉकी हमारी परंपरा थी और हॉकी में जो हम मान करते थे वो धीरे धीरे कहीं गायब हुआ था, धीरे धीरे वापस आने लगा है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ये भी है कि आप जैसे कुछ प्लेयर्स ने सच में अच्छा किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भी जागरूकता फैली, फिर देश में बहुत सारी एकेडमी, सरकारों ने भी बहुत काम किया, इसके अलावा यंग लड़कियां लड़के भी खेलने आए, लेकिन एक ओवरऑल जो हॉकी को लेकर इतना अच्छा माहौल बना है, इसमें आपकी नज़र में कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? बिल्कुल सर, जैसे गर्ल्स में तो हमारा सबसे बड़ा तो यही था कि हमने 36 साल बाद जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था, वो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है आज तक, मेरे को और लगता है आप उस सब टीम की प्लेयर्स की कप्तान सबसे थी। बड़ी। हाँ जी बिल्कुल सर, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उस टाइम पे मैं कप्तान थी, क्योंकि हमने ये चीज़ सर, जब से मैं खेल रही हूँ तब से मैंने अपने सीनियर प्लेयर्स को भी ये चीज़ देखी कि उनकी भी ये सपना था कि हम लोग ओलंपिक्स क्वालिफाई करें, बट हम वो चीज़ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम हमने नहीं की, पर फाइनली हमने 15 में जो क्वालिफाई किया 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए, वो सबसे बड़ी सपोर्ट थी हमारी वुमेन हॉकी के लिए। तो उससे हमारी जो वुमेन हॉकी है उसको बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि हम उस ओलंपिक्स में खेले, उसके बाद हम 20 में कंटिन्यूसली खेले, और उसके बाद हमारे मेंस में देखो पहले ब्रॉन्ज मेडल आया और अभी फिर ब्रॉन्ज मेडल आया, क्योंकि देखो वुमेंस टीम ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा सा डाउन आ गई थी हमारी जो हॉकी है। तो लेकिन अगर मेंस ने दोबारा से वो मेडल लिया, उसकी वजह से हमारी हॉकी दोबारा जागी है, मतलब उसको सपोर्ट हुआ है। अगर उनका मेडल ना आता, शायद हमारी हॉकी अब उस लेवल पे ना पहुंच पाती। तो उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने, चलो बिहार में हमारी वुमेंस हॉकी ने वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन किया और जीते हैं, तो इन चीज़ों से बहुत सपोर्ट मिला है हॉकी को, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर भी वो अच्छा करेंगे। अभी भी उनका जो एशिया कप भी चल रहा है उसमें भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मेंस ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में भी वो लोग और अच्छा करेंगे। ऋतु, एक आम व्यक्ति जो ये कार्यक्रम को सुन रहा है, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि झारखंड के एक छोटे से टूटे फूटे गांव में झोपड़ी में रहने वाली लड़की आज भारत की कप्तान है, और वो खाली अकेली नहीं है, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके घर में शायद मूलभूत सुविधाएं भी नहीं रही होंगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उन्होंने सर। हॉकी पकड़ी और उसके बाद आज वो देश के लिए बहुत अच्छा खेल रही हैं। और आपकी भी अपनी एक संघर्ष की कहानी रही होगी। आप समेत बहुत सारी बच्चियां जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, जिन्होंने हॉकी पकड़ी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं या आगे खेलेंगी, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बच्ची को हॉकी पकड़ने के लिए पहले प्रेरणा देती हैं और उसके बाद फिर वो उस प्रेरणा को अपने हार्ड वर्क के ज़रिए तब्दील करती हैं कि वो भारत के लिए खेल सके और अच्छा खेलें? एक्चुअली सर, सबसे पहले तो यही है कि हॉकी है ही ऐसी है कि वो उन लोगों के लिए ही बनी है, मतलब जो अच्छे, जिनके जो फैमिली से ऑलरेडी बैकग्राउंड जिनका अच्छा होता है, वो वैसे ही हायर गेम्स को, मतलब जो जिसमें देखो इतना एक्सपेंस होता है कि उन गेमों को ही वो चूज़ करते हैं, तो वो एक नीचे लेवल के जो है मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग नहीं वो चूज़ कर सकते। हम खुद सोचते हैं, क्योंकि अगर आज हम सोचें कि हम बच्चे को शूटिंग कराना चाहते हैं, तो शूटिंग रेंज में वैसे ही 4,000 के आसपास तो फीस ही होती है मंथली, तो वो चीज़ें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि एक हॉकी ऐसी गेम है जो, मतलब ऐसे प्लेयर्स मतलब निकलते हैं, आप देखोगे कि चाहे गर्ल्स में चाहे वुमेंस में, सब प्लेयर ऐसे ही हैं, सबका बैकग्राउंड ऐसा ही है। तो उन वही चीज़ें हैं कि वो देख के जैसे हमें ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट भी होएगा, हम फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भी पहले था कि हम हॉकी भी नहीं खरीद सकते थे, ये चीज़ हमने भी देखी, हम कपड़े भी नहीं, मतलब एक टी शर्ट शॉर्ट्स लेने के लिए भी हम सोचते थे। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आज फिर भी वो प्लेयर को उसमें थोड़ा सपोर्ट है, इस वजह से ही हमारी हॉकी चल रही ऊपर आई है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब नीचे
मतलब ग्रास रूट पे हम लोग ने बहुत काम किया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हॉकी ऊपर आ रही है और प्लेयर्स भी ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जब ये लोग खेलते थे उड़ीसा झारखंड से, जो हमारे प्लेयर पुराने रहे हैं, सुभद्रा दी, सुनता दीदी, और जो अभी हाल ही में चलो दीप ब्यूटी ग्रेस है। थी, ये लोग थे। तो इन लोगों के बैकग्राउंड हमने भी सुना, दिलीप तिर्की जी हैं अपने, उनका घर का भी, मतलब उन सब के ऐसे थे कि वो खुद बताते हैं कि हमारे पास बिजली भी नहीं होती थी, मतलब ऐसा था, हमारे रोड भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब वो चीज़ें हमने सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्होंने हॉकी कैसे शुरू की होगी, कैसे सोचा। पर मुझे लगता है कि ये अपनी मेहनत ही है और उस लगन की वजह से ही हम जीते हैं और ऐसे ही बच्चे ऊपर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की भी सपोर्ट पूरी है अब इस टाइम पे। मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट पे देखो, नर्सरीज शुरू होगी, डाइट बच्चों को अच्छी डाइट मिलने लगी, और किट्स वगैरह ईयरली किट मिल रही है सब, मतलब ये चीज़ों को अकेडमीज खुल गई, वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और जैसे हमने नाम सुना है, जैसे नवल टाटा अकेडमी खुली है अभी एमपी में, इतनी अच्छी अकेडमी है, आप मानोगे नहीं, एमपी में ही देखो, वहाँ 3 टर्फ लगे हैं उनकी अकेडमी में। तो बहुत बड़ी बात है, एक गवर्नमेंट का स्टेट बहुत में ही सपोर्ट है नहीं, एमपी एक में। स्टेट में ही नहीं होंगे 3-3, 4-4 टर्फ, तो उनके तो उसी में लगे, तो वो एक सपोर्ट है। मतलब चलो, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और भी ऐसी मुझे लगता है कि अकेडमीज खुलनी चाहिए गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, कि ऐसी सपोर्ट उनको मिल सके। देखो, फॉरेनर टूर्स भी मिल रहे हैं, बाहर भी भेजते हैं सबको। मतलब ये हम लोगों ने आज पहने हैं वो शूज़ जो मतलब चलो 10-10 हज़ार के आते हैं, पर वो बच्चों को अभी से मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों से बहुत सपोर्ट हुआ है। उसकी वजह से भी बच्चा सोचता है कि फ्यूचर में हमें कुछ और अच्छा मिलेगा और हम जॉब में जाएंगे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते ऋतु, दो चीज़ें होती, एक तो ये कि हमारी खिलाड़ियों में, ख़ास तौर पर हॉकी के प्लेयर्स में स्किल तो है, और शुरू में जब एशियाई स्तर पर हम लोग अच्छा करते थे, आप भी उन टीम्स का हिस्सा रही है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियाई स्तर पर, सिल्वर मेडल भी जीता है। लेकिन चीन की टीम, जापान की टीम हमसे बेहतर हुआ करती थी, और जब चीन के कोचेस से बात होती थी, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि स्किल्स में तो हम भारतीय लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकते, हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। हमारी फिटनेस उनसे ज़्यादा अच्छी है। यानी 60 मिनट के खेल में भारतीय लड़कियां हो सकता है सेकंड हाफ में थकी नजर आएं, लेकिन अब धीरे धीरे फिटनेस पर भी बहुत काम हुआ है। ये बताएं कि ये फिटनेस के लेवल पर धीरे धीरे काम, इसके लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, और अब क्या हमारी लड़कियों का फिटनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसा ही है जैसा दूसरे देशों की लड़कियों का है? बिल्कुल सर, ये सब चीज़ें, मतलब जो फैसिलिटीज़ उस टाइम नहीं थी वो फैसिलिटीज़ आज हैं। मतलब उस टाइम हम लोग के पास जिम में वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे वो स्ट्रेंथ हम बना सकें, और मतलब उस चीज़ को कम्पीट, क्योंकि जब तक हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी हम फिट नहीं रह सकते। स्ट्रेंथ से ही हम भागेंगे, जब पहले हम स्ट्रेंथ कवर करेंगे फिर हम ग्राउंड पे प्रैक्टिकली उसको भाग के रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फैसिलिटीज़ आज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हमारे साथ भी जब बाद में अभी, तब मेरे को लगता है शायद हमने भी क्वालिफाई इसीलिए किया कि वो चीज़ें हमें उस टाइम पे मिली। हम लोग को मतलब जो इक्विपमेंट्स हम जानते भी नहीं थे वो चीज़ें हमें मिली। कुछ भी टेस्ट हैं, लेटेस्ट टेस्ट होने लग गए, लेटेस्ट मशीनें आ गई, तो उन चीज़ों से सपोर्ट हुआ है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी आज जो फिटनेस है उस टाइम से, मतलब उस टाइम हम लोग भागते ज़रूर थे अपनी तरफ से, हम पूरी मेहनत करते थे, पर वो चीज़ फिर भी हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ उस टाइम नहीं थी। तो आज मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमें बेनिफिट हुआ है, तो हमारी टीम उतनी फिट है कि वो अब कंपेयर कर सकती है। थोड़ा सा ये बताएं कि हमारी लड़कियां, आप ख़ास तौर पर देखेंगी जो 35 किलो, 40 किलो, 50 किलो वज़न की, दुबली पतली छोटी, आपकी खुद की भी कद काठी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, और वहाँ पर हमारे सामने जब दूसरे यूरोपीय, ख़ास तौर पर यूरोपीय देशों की लड़कियाँ आती है जिनकी फ़िटनेस देखिए बहुत हाइट ज़्यादा है, फिटनेस, जो हाँ जी। जिनकी हाइट भी ज़्यादा है, जिनका वज़न भी ज़्यादा है, तो ऐसे में फील्ड में क्या हमारी लड़कियाँ कद काठी छोटा होने के बाद भी उन्हें कॉम्पीट कर लेती हैं, तो क्या क्या कारण है? बिल्कुल सर, कर तो लेते हैं, क्योंकि देखो हॉकी आजकल तो वैसे ही बिल्कुल ऐसी होगी कि अंपायर थोड़ा सा भी आपको टच नहीं करने देता, बॉडी टच होती है वो विसल पहले ही बजा देते हैं। तो पहले से आज तो बहुत चेंज है, क्योंकि हॉकी बहुत फास्ट हो गई है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती हैं कि हमें उस चीज़ की कभी प्रॉब्लम आए। और वैसे भी हॉकी ऐसी गेम है, अब अगर हम दूर दूर से हम प्लेस करेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसके साथ वो चीज़ करें, तो फाइट हो या वो कोई धक्का करें, ऐसी ऐसी होती नहीं है। बहुत रेयर ही कोई सिचुएशन होती है, वो भी सर्कल में। कई बार होता है कि हम रनिंग मूवमेंट में कई बार प्लेयर धक्का भी मार देता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्लेयर उतने स्ट्रांग हैं और उतनी फिटनेस अब हो चुकी है, स्ट्रेंथ हो चुकी है उतनी, कि वो लोग उसको कंपेयर कर सकते। दोस्तों, हमारे साथ है भारत की पूर्व हॉकी कप्तान ऋतु रानी। ऋतु, थोड़ा सा आपकी खुद के बारे में बात करते हैं। 2006 से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और आगे आप उपलब्धियां हासिल करती गई। पहली बार भारत की कप्तान बनी, तब कैसा लगा? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो, जब मैं कप्तान बनी, क्योंकि मैंने सोचा ही कौन नहीं सा था कि दिन था वो? मैं 2012 में मैं कप्तान बनी थी सर।
तो मैंने टीम को जब मतलब मैंने 2012 से 16 तक कप्तानी की है कंटिन्यूसली, जितने भी उस टाइम के टूर सब में मैं कप्तान रही हूँ 4 साल। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इंडिया टीम की कप्तानी भी मिलेगी। मतलब जो मेरे उस टाइम पे वो थे, लेकिन मतलब जो सीनियर प्लेयर्स थे उस टाइम पे भी वो लोग थे, मतलब मेरे साथ 2-3 प्लेयर जो थे जो मेरे से सीनियर थे, और मुझे वो चीज़ मिली तो मुझे फील भी होता था कि कैसे मैं वो चीज़ कर पाऊंगी या कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि जनरली ये कोई हॉकी प्लेयर में और सोच ख़ास तौर पे सकते हैं। जो टीम गेम है उसमें कप्तान का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा तो ऐसा भी नहीं है सर, पर फिर भी एक प्लेयर के मन में आ जाता है कि शायद ये जूनियर प्लेयर को बना दिया तो सीनियर, जी। तो वो चीज़ मेरे को भी फील होती थी कि शायद ऐसा ना हो। पर फिर भी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने मुझे पूरा तभी मैं इतना लंबा टाइम मैंने कप्तानी की टीम को, क्योंकि अगर मैं अच्छी थी शायद तभी मैंने इतना लंबा किया, नहीं तो कप्तानी इतनी लंबी मिलनी भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए बहुत खुशी का मतलब वो दिन था जब से लेके। और सबसे बड़ी बात कि हमने जब ओलंपिक क्वालिफाई किया उस टाइम पे भी मैं कप्तान थी टीम की, तो वो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। और जब हमें ये पता भी लगा था कि हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, उस दिन अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे था, ध्यानचंद डे के दिन हमें ये पता लगा था, तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि उस दिन पे हमने एक उनको तोहफा ही दिया था कि हम लोगों ने ये चीज़ अचीव किया। उससे पहले एशिया स्तर पर भी आपकी टीम ने अच्छा किया था, थोड़ा उसके बारे में ही बताएं। बिल्कुल सर, वैसे मैंने 2006 में जब खेले तब हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। उस टाइम तो चलो मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब पर मैंने खेला और वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस एज में मैंने वो अचीव किया था। और 2014 में हम लोगों ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और वो भी हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमने इन चेन के जो एशियाई खेल थे। बिल्कुल हाँ जी, एशियन गेम्स से जो, तो उसमें हम क्योंकि 10 में हम लोगों का मेडल नहीं था, तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए वो थी, क्योंकि 4 साल बाद एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप आते हैं, और अगर उसमें मेडल ना आए तो हमें भी फील होता है कि हम 4 साल से क्या कर रहे थे कि हम लोग को ये भी नहीं कर पाए। तो हमें दुख था कि हम मेडल नहीं ले पाए पिछली बार, तो हमें पूरे यही था कि हम लोग को मेडल लेना ही लेना है, चाहे हम कोई भी मेडल लें, पर हमें मेडल टैली में ज़रूर आना है, क्योंकि कोई नहीं पता होता कि कोई प्लेयर अगले 4 साल भी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और जो चांस हमें आज मिला है वो हमें अचीव करना है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी, मतलब हमें खुद पता है हमने इतनी ज़्यादा फिटनेस की थी उस टाइम, हम खुद ही थक गए थे। मतलब हम खुद सर को कहने लग गए थे, जो हमारे कोच थे उस टाइम पे नील सर थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भगाया हमें। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे रोज हम औसतन? 3 टाइम ट्रेनिंग करते थे सर, और हम लोग ने मतलब फिटनेस का हमारा एक अलग अगर सेशन घंटे होता गिन था, लें जिम का प्रतिदिन अलग तो सेशन होता था। प्रतिदिन 8 घंटे, 8 से भी ज़्यादा, 8 हाँ से भी सर, ज़्यादा, 8 से भी दस ज़्यादा हो बारह जाते घंटे थे, बिल्कुल सर हो बेंगलोर में। जाता। जी। बैंगलोर में थे, फिर हमने पटियाला भी लगाया, दिल्ली में हम लोग शिफ्ट हुए, तो मतलब अलग अलग जगह पे हमारी ट्रेनिंग्स हुई। और हमारे यो टेस्ट मतलब होता है जो फिटनेस सबसे हायर टेस्ट है हमारा, तो वो हमने वहाँ जाके भी दिया। एशियन गेम्स में जब हम गए पहले दिन हमारा वो टेस्ट हुआ था, क्रिकेट तो के खिलाड़ी पास हमें कर फील पाए नहीं, होता है हॉकी वाले ज़रूर यूरो टेस्ट हॉकी पास कर हॉकी लेंगे। वाले तो हॉकी वाले इस फिटनेस की वजह से ही है, क्योंकि हमारा टाइम भी देखो लंबा है सर, और आज हॉकी भी इतनी फास्ट हो गई है कि अगर आपको 5-7 मिनट भी अगर अंदर खेलना है तो आपको वो फिटनेस, उतनी फिटनेस चाहिए। तो उसके लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग को हमारे स्पेशल हमारे वो इक्विपमेंट्स भी लगाए जाते हैं कि हम कितना भागे मैच में, सब चीज़ें अब पता लगती हैं आज, पहले वो चीज़ें नहीं पता लगती थी, तो आज वो चीज़ें पता लगती हैं, तो शायद उस वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ऋतु, 2016 का ओलंपिक गेम, देखिए हमने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन सच में अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल क्या सर। क्या कारण रहे कि हम क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? हम लोग की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही उस टाइम पे 15 में भी हो सकता है कि 16 में जब हम लोग रियो ओलंपिक्स के लिए हमारी टीम गई है, तो नेचुरली प्रेशर भी होता है, क्या पता मतलब एक मेंटली प्रेशर भी होता है कि इतने टाइम के बाद इतने बड़े इवेंट में रिप्रेजेंट करना, मतलब ओलंपिक्स अपने ये है कि सबसे बड़ा इवेंट है जो अपने इंडिया में हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स का, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो उसमें हम लोग की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन की वजह से हो, या फिर कुछ प्लेयर हमारे जूनियर प्लेयर्स भी गए थे तो उस लेवल की एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस वजह से हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो। पर मुझे लगता है कि उससे अच्छा हम कर सकते थे, पर हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए वहाँ पे। ऋतु, यहाँ से भारतीय महिला हॉकी का एक तरह से ये माने कि स्वर्णिम दौर भी शुरू हुआ। ये स्वर्णिम दौर इस लिहाज से भी कि जो टोक्यो ओलंपिक थे वहाँ हम ब्रॉन्ज मिस कर गए, लेकिन ब्रॉन्ज के बहुत नज़दीक थे और ये बहुत बड़ी बात थी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी भूल जाते हैं कि FIH प्रो लीग में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो बताएं कि ये भारतीय महिला हॉकी के 2 अचीवमेंट्स जो 2020 के आसपास हुए,
इसकी कहीं न कहीं पीछे आप लोगों की मेहनत भी इसमें शामिल रही होगी। इनके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल सर, मतलब उस टाइम की मेहनत, जैसे अब यही है कि हमारी उस टाइम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इसीलिए हम लोग के जो नेक्स्ट 4 इयर्स हैं वो हमारा टारगेट था कि हम लोग को अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करना है, और इसीलिए हमारी टीम ने अगले ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि फिर हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे वही प्लेयर्स 4 साल कंटिन्यू चले, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। कंटिन्यूसली जो प्लेयर चल रहे हैं तो उससे टीम में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो वो 4 साल उन्होंने जो साथ में काम किया, साथ में जितने भी जो भी मतलब फिटनेस पे वर्कआउट किया, क्योंकि मेनली तो फिटनेस ही होती है, तो उसकी वजह से हम लोग का वो रिजल्ट अच्छा रहा दोनों ही उसमें, और अभी भी हम लोग उसको कंटिन्यूसली रख ले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट ओलंपिक्स अब जो आ रहा है उसमें हमें ज़रूर क्वालिफाई करना चाहिए, तभी हमारी हॉकी ऊपर रहेगी और उसको सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा जिक्र करते हैं कोचिंग का, क्योंकि कोचिंग का भी बहुत महत्व माना जाता है, और ये माना जाता है कि ख़ास तौर पर जब टोक्यो टीम के जब कोच थे, तो माना जाता है कि शोर्ड ने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से हमारे अच्छा प्रदर्शन रहा, उसमें उनका हाथ था। और उसके बाद येनेके पे आरोप लगा कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए भारतीय हॉकी टीम, शायद महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन नीचे आता रहा। लेकिन अब जब हरेंद्र एक बार वापस आए, हरेंद्र एक तरह से हमारे घर के ही मान के चलिए, घर के सब बच्चियों से उनका व्यक्तिगत संबंध है, और अपने लेवल पे वो दिल से हॉकी खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कोचिंग का भी इसमें कुछ महत्व है? और दूसरी बात ये है कि अब जब हरेंद्र आ गए हैं और हमारी टीम ने, देखिए, जो एक तरह से ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है चाइना, उसको भी राजगीर में हराया, और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण जीतना कोई छोटी बात नहीं होती, ख़ासतौर पर चीन को हराकर, 2 बार हराकर। तो क्या कोचिंग का भी महत्व है? और अब जब हरेंद्र हमारे कोच बनकर आए, आप उन्हें जानती भी हैं, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल सर, कोचिंग का देखो फ़र्क तो पड़ता ही है कोचिज़ का भी, बट ये होता है कि कोच ने तो हमें वो तो सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो। देखो, सब अपनी तरफ से मेहनत पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी अगर आया है कोचिंग लेवल में तो कुछ करने के लिए ही आया है, अपना घर बार सब वो भी छोड़ के आते हैं। अगर हम अपने घर से वहाँ बैठे तो वो भी बैठे हैं, तो उनकी मेहनत तो होती है, वो सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो हमारी है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो आज भी है, जैसे अभी हरिंदर सर भी आए हैं, चलो वो उनका तो उनका भी बहुत लगाव है हॉकी से। हमने देखा है जब हमारे साथ कौशिक सर थे, हमने उनको अपने सामने देखा है कि वो रात को भी मतलब देखते रहते थे, मैचेस ही देखते रहते थे। उनको ये होता था कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, मतलब वो बिल्कुल ही हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। तो मुझे लगता है कि आज हरिंदर सर हैं, उनका भी वही चीज़ है कि उनको हॉकी से बहुत लगाव है। और स्पेशल देखो, वो वापस आए हैं, इवन वो दूसरी टीम को, यूएसए की टीम को वो कोचिंग कर रहे थे, पर फिर भी वो इंडिया के लिए वापस आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी वजह से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए, फॉरनर कोचिज़ का भी अपना एक तरीका है खिलाने का, लेकिन क्या इंडियंस फ़र्क का होता एक, है? ये कह सकते हैं कि उनका जो उनके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चीज़ें हैं, थोड़ी हम लोगों से मुझे लगता है कि शायद उनके पास थोड़ा अच्छा है, कि लेवल उनका थोड़ा स्ट्रक्चर में अच्छा है। तो वो चीज़ें हमने भी सीखी, हमें भी नहीं पता था कि इतना स्ट्रक्चर्स भी होता है, इतनी चीज़ें, ये और चीज़ें भी हॉकी में होती हैं दिमाग गेम का में। इस्तेमाल भी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। देखो, उनकी जो पहले, उनके पास वो चीज़ें पहले ही थी जो हमें बाद में मिली हैं, तो शायद ये ही फ़र्क है कि उन लोगों को वो चीज़ें पहले से पता थी, हमने वो बाद में सीखी हैं। तो इतना डिफरेंस तो ज़रूर है, पर फिर भी अब तो बहुत सही हो गया है। चाहे अब वो हमें पता है, अब सारी चीज़ की हमें नॉलेज है कि ये चीज़ें होती है, ऐसा होता है, वैसे वो सब चीज़ें हमें पता लग गई, तो अब हम अपने आप वो चीज़ें अच्छा कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सर के आने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऋतु, हर खेल में चीज़ें बदलती रहती हैं। हॉकी 2016 की अलग थी, 17 की अलग हो गई, अब आज जो हॉकी है, शायद वो 15 दिन बाद ही चेंज हो जाए। बहुत बदलाव होते हैं खेल में, और ख़ास तौर पर ऑपोजिशन को देकर रणनीतियाँ बदली जाती हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि अभी जो हमारी टीम खेल रही है, उसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक आरोप लगा कि साहब हम लोग पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदल पाए, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी सामने आई कि दीपिका, एक नई लड़की आई, अच्छा खेल रही हैं, साथ में नई लड़कियों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो अच्छा खेल रही हैं, पुरानी भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल गोलकीपर जो हमारी, उनके बारे में बिच्छू के लिए भी कहा जाता है कि अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और अभी हमारी जो युवा टीम है, ये भी अच्छा खेल रही है, ख़ासतौर पर ओमान में जो प्रदर्शन कर रही है, उनका अच्छा प्रदर्शन है। बताएं कि नई लड़कियां जो खेल रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी नज़र आती हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनको देखकर आपको हमारा हॉकी का, लड़कियों की हॉकी का भविष्य कैसा लग रहा है?
बिल्कुल सर, ये लोग मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि यंग हैं, और हम तो ये कहते हैं कि यानी हमसे भी जो उस टाइम हम भागते हैं आज इनको और डबल मतलब भागना चाहिए, और भागते भी हैं वो लोग, फिटनेस में कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें एक्सपीरियंस और चाहिए अभी। जैसे जैसे धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मुझे लगता है शायद इसी वजह से हम लोग पीसी कन्वर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारे ही यंग प्लेयर हैं। तो एक्सपीरियंस कोई एक दो प्लेयर ही टीम में रह गए हैं, तो यंग प्लेयर्स को धीरे धीरे वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे उनको मैचेस मिलेंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जितना पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब जैसे दीपिका है वो ड्रैग में अच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है कि ड्रैग के साथ साथ हमें वेरिएशन और भी करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक सामने वाली टीम की भी डाइवर्शन रहती है कि ये भी कर सकते हैं। पर हमारा ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम ड्रैग ट्राई करें, पर हमें दूसरी चीज़ें भी साथ में करती रहती है। एक बार अगर हम उसका कर रहे हैं तो वो भी करें, तो टीम थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि ये लोग क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। तो जाते जाते दो बातें आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि आप खुद अब बहुत सारी बच्चियों को सिखा रही हैं, ये बताएं कि हॉकी में जो बच्चियां आ रही हैं वो क्या सोच कर आ रही हैं और उनसे हम क्या क्या उम्मीदें करें, और दूसरा ये कि वे बच्चियां जो स्पोर्ट पिक करना चाहती हैं, चाहे हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, बिल्कुल बैडमिंटन हो, बिल्कुल कोई सर। भी, उन्हें क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग हॉकी खेलो, मैं ये कहूँगी कि आप लोग स्पोर्ट्स ज़रूर करो, चाहे फिर वो क्यों? कोई भी गेम हो, कोई, इसका क्योंकि क्या कारण? स्पोर्ट्स हमें मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ से हमें फिट रखती है, और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो हम इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन जब हम खाली हम स्टडी करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अ, थोड़े से मार्क्स भी ऊपर नीचे होते हैं, तो वो लोग गलत डिसीजन लेते हैं। तो वो चीज़ें एक स्पोर्ट्समैन कभी नहीं लेता है। स्पोर्ट्समैन में मतलब इतना वो स्ट्रांग हो जाता है स्पोर्ट्स खेल के, कि हम लोग अपने जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सकते हैं। तो यानी मुझे शरीर लगता है के कि साथ मन को भी स्पोर्ट्स स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमें स्पोर्ट्स ज़रूर करनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी गेम हो, हमें अच्छे से और पूरी मेहनत करके अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगी। देश की बच्चियों को क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि गर्ल्स जो हैं वो ज़रूर खेलें, और चाहे वो किसी भी गेम में खेलो, आप ज़रूर अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो ज़रूर अचीव करें, क्योंकि और उनके जो पेरेंट्स हैं मैं उनको ही कहूँगी कि वो लोग ज़रूर सपोर्ट करें अपनी लड़कियों को। ऐसा मत सोचें कि हम सिर्फ बॉयज़ को सपोर्ट करें या ऐसा कुछ है। आज के टाइम में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, लड़कियाँ सब कुछ अचीव कर रही हैं, पर उनके जब तक हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे वो चीज़ें हम नहीं अचीव कर पाते। तो वो भी ज़रूर उनको सपोर्ट करे, सारी फैमिली उनको सपोर्ट करे, ताकि वो लाइफ में जो गोल उनका है वो अचीव कर सकें। ऋतु रानी, आपका हृदय से आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं।